जो दिल की बात होती है और जो मैंने एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। और काफ़ी कुछ मुझे इस सिस्टम ने, आरसीएम ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से मैं कुछ योगदान देना चाहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ। आज का जो टॉपिक है कि रोज़गार के खाली रास्ते। तो मेरी एक्चुअली में सर से बात हुई थी, तो थोड़ी-सी फ़ाइल की प्रॉब्लम है। बट मैं अभी ट्राई करता हूँ कि शेयर स्क्रीन में कुछ हो जाए तो। उम, स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, हो गई सर। ओके। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हम जिस कंडीशन में हैं, कोरोना टाइम चल रहा है और सबके रोज़गार के हालत ख़राब है। जिसकी परमानेंट जॉब है उसकी भी हालत ख़राब है और जिसकी जॉब टेम्परेरी थी उसकी भी हालत ख़राब है और बिज़नेस की भी हालत ख़राब है। स्टूडेंट जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, वो भी हालत उसकी भी ख़राब है। तो कहने का मतलब ये है कि रोज़गार के खाली रास्ते, ये मेरा टॉपिक है आज का और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस चीज़ में हम ये समझेंगे कि रोज़गार क्या होता है सबसे पहली चीज़। रोज़गार क्या होता है? क्या रोज़गार सिर्फ़ पैसा कमाना होता है? और रोज़गार के कितने रास्ते होते हैं जो हम समझते हैं। जो हमको पता है वो ही हमको रास्ते नज़र आते हैं, वही एकमात्र रास्ता नज़र आता है। तो रोज़गार के खाली रास्ते क्या है? रोज़गार के भले रास्ते क्या है? बात करते हैं इसी बारे में थोड़ी-सी और अटेंशन के साथ, थोड़ा-सा और पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सिखाने का कोशिश करूँगा, कुछ नई बातें बताने का कोशिश करूँगा। शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी बहुत मज़ेदार है। मैं आपको रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा, जो मेरे साथ हुआ 2 साल पहले। हुआ कुछ ये था कि एक ओल्ड एज रिलेटिव थे मेरे, उनके घर पे मैं गया था और मेरा ये रहता है कि मैं बड़ों से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि उनके अनुभव से मुझे ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो मैं ऐसे ही बैठा था उनके साथ बैठा था और बातें करने लगे। उनकी थी एज कम से कम 70 प्लस होंगे। अच्छी लाइफ़स्टाइल थी उनकी, काफ़ी काफ़ी उन्होंने काम किया था लाइफ़ में और अब रिटायर्ड लाइफ़ जी रहे थे। उसी बीच में होता क्या है कि उनके साथ में बैठा और वो अपने किस्से सुनाने लग गए। हर किसी का ऐसे ही होता है, किसी के पास कोई आ जाता है तो वो उसको अपने किस्से सुनाने लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि वो अपने किस्से सुनाने लग गए। किस्से सुनाते-सुनाते वो उस टाइम में चले गए जब वो नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे। मतलब वो मेरी एज में चले गए, 20, 21, 25 की एज में चले गए और उस टाइम पे नया-नया कुछ चला था और उसको वो करने की कोशिश कर रहे थे और उसके जो आस-पास के लोग थे, उनके जो आस-पास के लोग थे, फैमिली, सोसाइटी, उसमें इनका मतलब जो वो करने वाले थे, वो ज़्यादा पसंद नहीं कर कर रहे थे क्योंकि वो उस टाइम से नई चीज़ थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 1980s की। तो उनका जो काम था, उनका एक्चुअली में पुराना बिज़नेस था, उसको उन्होंने रिवैम्प किया, नया किया और नए इंडस्ट्री में आ गए। पहले वो मैन्युफैक्चरर में थे, एक्चुअली में वो बर्तन बनाते थे और बर्तन बनाने के बाद 1980s में ऐसा कुछ हुआ। हर हर 20 साल में, हर 40-50 साल के टाइम स्पैन में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आते हैं, जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है किसी भी टाइम का, उसको बदल देते हैं। जैसे शुरुआत में बार्टर सिस्टम आया था, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद रुपया आ गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। पहले साहूकार होते थे, मनी लेंडर्स, फिर बैंक आ गए, पूरा चेंज हो गया। पहले रोकड़े में व्यवहार होता था, कैश में, अभी थोड़ा कम हो गया है, डिजिटली पूरा चेंज हो गया। पहले पोस्ट ऑफिस ज़्यादा काम के होते थे, अब इंटरनेट आया है तो चेंज हो गया। ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है और हर इंडस्ट्री में होता रहेगा।
1980s की बात है, वो मेरे को ऐसा बता रहे थे। मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको बता देता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, 1980s में वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को छोड़ करके वो एक्चुअली में बर्तन का व्यापार करते थे। वो रिटेल में आ गए। उस टाइम पर नई नई चीज आई थी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील उस टाइम पे बिल्कुल नहीं थी, और उस टाइम के हिसाब से कांसा, पीतल, तांबा ज्यादा चलता था। बट उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम पुरानी चीजों को भी साथ में रखेंगे, लेकिन स्टेनलेस स्टील के साथ हम अब रिटेलिंग में आएंगे। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में थे, अब हम रिटेलिंग में आएंगे, यानी कि अब हमारी शॉप होगी। उस टाइम पर शॉप ज्यादा चलती थी, तो शॉप होगी और वहां से हम रिटेल करेंगे स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स को। जो भी हम आज देख रहे हैं, जो आज हमारे लिए नॉर्मल है, आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले वो चीज बहुत नहीं हुआ करती थी, और उस टाइम पर वो आए। उनके उन्होंने एग्जैक्ट मुझे बताया कि हमारे 6 भाई बहन थे, 6 भाई थे और मैं था। हम सब ने डिसाइड किया मिलके कि हम स्टेनलेस स्टील में आ रहे हैं। ये चीज हुई, और आज उसका परिणाम क्या होता है? आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, काफी कुछ उन्होंने अपनी, हर कोई एक गरीब परिस्थिति से आया था, और आज वो कहे जाए तो उनके पास कुछ भी कमी नहीं, कोई कमी नहीं। पैसा, टाइम, इज्जत, सब कुछ है। इस कहानी से मुझे ये सीख मिली कि उन्होंने जो बात मुझे इशारे में कही, वो ये थी कि आप वो काम स्टार्ट करो जो अभी लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा। तो जब आप उस काम में आगे बढ़ जाओगे, तब लोगों को समझ में आएगा, तब तक तुम इस खेल के खिलाड़ी बन जाओगे। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि मुझे उस टाइम पर सबने मना किया, सब नेगेटिव थे, सब मुझे बुरा बोल रहे थे। किसी के दिमाग में ये समझ ही नहीं थी कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, हम तो पीतल ही वापरेंगे। तो आज स्टेनलेस स्टील की जो नॉर्मल है, जो सबके घर में है, उस टाइम पे अगर वो उस चीज को नहीं लेते सीरियसली, तो आज वही कंडीशन में होते जो पहले की थी। पहले की जो कंडीशन थी, आज भी उसी कंडीशन में होते। तो कहने का मेरा ये मतलब है, और ये उन्होंने सीख दी कि बेटा, हमेशा वही काम करो जो अभी लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा, जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। बिंदास होकर वो काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब उनको समझ में आएगा, तब तक आप उस खेल के खिलाड़ी बन जाएंगे। तो ये चीज मुझे मुझे मतलब अंदर तक लग गई कि हाँ, ये मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है कि अगर मैं इस हिसाब से चला तो काम हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि 40 साल बाद अगर काम हुआ तो क्या मतलब है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यार 40 साल तक उन्होंने काम किया, उसके बाद सेटल हो गए, तो उसमें मतलब क्या हुआ? तो 40 साल पहले लगे थे। आज इंटरनेट का जमाना है, 4 साल में वो काम हो सकता है। जो हम सोच रहे हैं वो काम 4 साल में पॉसिबल है। ऐसी कहा ऐसा ऐसा डेटा आया था कि जो संदेश पहुंचने की जो स्पीड थी, जो मैसेजिंग की जो स्पीड थी, पहले पोस्ट ऑफिस आते थे, उसके बाद धीरे से पोस्ट ऑफिस में स्पीड आई, उसके बाद धीरे से क्या आया था, टेलीफोन आए, टेलीफोन के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद इंटरनेट आया। तो इसमें जो डिफरेंस आया ना, वो ये था कि जो पोस्ट ऑफिस था, उसको सब तक पहुंचने में मान लेते 20 साल लगे, टेलीफोन को पहुंचने में 10 साल लगे, मोबाइल को पहुंचने में 5 साल लगे, और जियो को पहुंचने में सिर्फ 2 साल लगे। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ एक्शन है वो बढ़ रहा है। 40 साल हम उस वक्त के हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन वो काम आज 40 नहीं, 4 साल में हो सकता है। तो ये एक स्टोरी है। इसी के रास्ते में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रोजगार के खाली रास्ते क्या है। आप बस इस चीज को पकड़ के रखो कि अब हमें वो करना है जो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, जो लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो आप सही रास्ते पे हो। शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें, सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। नाम अमन ताम्रकार,
खंडवा से हूँ और पेशे से एक स्टूडेंट, अभी मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं आरसीएम को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। साथ में मैंने कोचिंग भी पढ़ाई है, तो मैं एक ट्यूटर भी हूँ और ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग को मैं समझ रहा हूँ बहुत तेज़ी से, तो एक ऑनलाइन मार्केटर भी मैं हूँ। स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि रोज़गार के खाली रास्ते देखने से पहले रोज़गार क्या है, वो तो देख लें। क्या रोज़गार एक बच्चे को चाहिए? नहीं, बच्चे को तो नहीं चाहिए। रोज़गार का मतलब क्या है? जिसको चाहिए, उसको वो चीज़ ना मिले, वो रोज़गार है। जिसको चाहिए, जिसको वो चीज़ ना मिले, वो बेरोज़गार है। समझते हैं इस चीज़ को कि मैंने क्या बोला? एक बच्चे को टॉफ़ी चाहिए, अगर वो टॉफ़ी उसको मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो फुलफ़िल हो जाएगा, वो सैटिस्फ़ाई हो जाएगा, उसका काम पूरा हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा, ठीक है? बट एक रोज़गार, एक नौजवान को, एक जवान को, एक यूथ को जिसके आगे पूरी लाइफ़ पड़ी है, उसको अर्निंग करने के लिए जो काम चाहिए, उसको रोज़गार बोलते हैं। इसकी साइंटिफ़िक डेफ़िनेशन ये है कि एक ऐसा इंसान जो काम करने लायक है, काम करना चाहता है और काम करने की इच्छा है, उसको काम देना रोज़गार है। इसी से दूसरा टर्म निकलता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। कोई काम करना चाहता है, काम करने की इच्छा है, लेकिन उसको उसके हिसाब का काम नहीं मिल रहा है। इसको बोल रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा। ये मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप सबको अच्छे से पता है। आज हमारे देश का जो फैक्ट है, वो ये है कि 65% यूथ है। यूथ है, लेकिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने परसेंट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ अगर हम कोई भी काम करेंगे, तो वो चीज़ें कितनी आगे जा सकती है, हमारा देश कितना आगे जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट फिर भी हमारा देश अभी भी अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में आता है। इसका कारण क्या है कि जो यूथ है, उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा। जो यूथ है, उसका जो यंगनेस है, उसकी जो काम करने की उम्र है, जिसमें वो एडवेंचर कर सकता है, उसमें कुछ नया कर सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जा रहा है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रिपरेशन गलत नहीं है, लेकिन उसको किस माइंडसेट से किया जा रहा है और कब तक किया जा रहा है, ये मैटर करता है। 1 साल, 2 साल बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोग पूरी 20 से 30 साल की उम्र, 10 साल का गैप पढ़ने में निकाल देते हैं और पढ़ने के बाद भी वो काम करते हैं जो उनकी कैपेसिटी के बहुत नीचे है। ये मैंने यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं लगाई, क्योंकि फ़ोटो लगाने से क्या होता है कि एज़ अ यूथ, एज़ अ स्टूडेंट मेरा भी मोरल डाउन होता है। बट उससे होगा इसलिए क्योंकि चीज़ अलग है। ये सबकी कहानी है। ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की कहानी है। अब गवर्नमेंट देखिए आप इंडिया का जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो देखिए आप और उसमें कॉम्पिटिशन देखिए आप। ये जो मैं जिस रास्ते पे आपको ले जा रहा हूँ, ये भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जहाँ पर सब लोग हैं, भीड़-भाड़ वाला इलाका, वहाँ पर अब जलेबी बँटना बंद हो गई है या कम हो गई है, लेकिन अभी भी लोग उसी रास्ते पे हैं। थोड़ी हम हिस्ट्री समझते हैं। हमारा जो देश है ना, वो आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था, उसके बाद से लोगों को पता नहीं गवर्नमेंट जॉब का क्या चस्का लगा, क्या सोच बनी। उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ गए। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब। ये मेंटालिटी हमारी अंग्रेज़ों ने फिट की थी कि हमको भी सर्वेंट चाहिए, जो हमारे लिए आज्ञाकारी हो, उसके हिसाब से ये एक मेंटालिटी हो गई थी। देन आए हम यहाँ पर। देखिए, हर चीज़ का एक
एज होता है, हर चीज का एक समय होता है। हर एक जॉब, हर एक बिजनेस का एक 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 स्टार्टिंग टाइम होता है, एक पीक टाइम होता है। उस टाइम पर जो मैं आपको कहानी बता रहा था 1980s में, उस टाइम पे बिजनेस में स्टेनलेस स्टील आया था और गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे बहुत मिल रही थी। तो उस टाइम पर एक और रिलेटिव थे मेरे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले ली, उस टाइम पर उनकी भी बहुत वैल्यू थी। जैसा कि मैंने कहा, हर चीज का एक स्टार्टिंग आता है, एक पीक आता है। आज हम दो चीजों के स्टार्टिंग की तो बात मैंने की है, आज पीक की बात करते हैं, यानी कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता चला जाएगा। ये एक कहावत भी है, ये एक गाना भी है। बिल्कुल सही बात है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो बिजनेस की कंडीशन थी और जो जॉब की कंडीशन थी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, उसकी आज क्या कंडीशन है, उसको मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। बिकॉज एज ए स्टूडेंट मेरे पास तो पूरी लाइफ पड़ी है, और आप सभी के पास भी, मतलब अभी तो काफी कुछ करना बाकी है। तो इन द सेंस, अगर आपका अभी का एम्प्लॉयमेंट ही सेफ नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जो पैसा होता है वो नीड होता है, वो हर चीज का बेस होता है। अगर आपको दान भी करना है उससे पहले भी आपको पैसा चाहिए। तो दान करने के लिए भी जब पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए जो रास्ता है वो तो सही होना चाहिए ना। ऐसा रास्ता हम गलती से चुन ना ले कि जिसमें आगे जाके हमको पता लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसा भी नहीं बचा है और कंपटीशन दबा के। इस चीज में मैं आगे आपको जा करके एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अलग तरीके से शेयर करूंगा, जिसके साथ आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि आरसीएम। तो इसको मैं अलग तरीके से आपके पास कनेक्ट करूंगा, बट अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दो तरीके हैं पैसे कमाने के, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में हम ये नहीं बोल रहे कि कोई स्मार्ट है तो वो स्मार्ट वर्क करता है, कोई कम है तो हार्ड वर्क करता है, ये नहीं है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। पॉइंट ये है कि किसी काम को किस तरीके से किया जाता है। अगर हम इस चीज को देखें तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हो कि आगे 5 से 10 साल में हम उस चीज से फ्री हो जाए, पैसे से फ्री हो जाए, या वो उस तरीके से करें जिससे कि हमको भी रोजगार मिले और साथ में बहुत सारे लोग भी उसके साथ सॉल्व, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी को बिजनेस बोलते हैं, जब हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है? जब आप सिर्फ अपना ही पेट भरने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि अगर पैसा हार्ड वर्क से मिलता तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। इसकी एक हायरार्की है, इसका एक पूरा मेंटल स्ट्रक्चर है। एक बिल्डिंग को इमेजिन करें, एक बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग को इमेजिन करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा वो बिल्डिंग बनी कहाँ। सबसे पहले बनती है बिल्डिंग माइंड में। लेकिन वो किसके माइंड में बनती है? वो मजदूर के माइंड में बनती है? नहीं। क्या वो ठेकेदार के माइंड में बनती है? नहीं। क्या वो इंजीनियर के माइंड में बनती है? नहीं। वो मालिक के माइंड में बनती है। सबसे पहले ये हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पैसा कमाने का जो तरीका है उसमें मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको सबसे कम मिलता है, तो इसको हार्ड वर्क बोल सकते हैं। फिर उससे ज्यादा दिमाग कौन लगाता है? ठेकेदार। तो उसके बाद थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, ज्यादा हार्ड वर्क। इस तरीके से जो जितना दिमाग लगाता है उसका काम उतना ही आसान होता चले जाता है। इसी को स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क बोलते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एज ए स्टूडेंट मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एक और रेशो पकड़ते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि बिजनेस करने से पहले हमको एक डेटा दिमाग में रखना चाहिए, वो होता है कि अगर बिजनेस में सक्सेस रेशो 10% होता है। ये एक छोटा सा डेटा है जो कि मैं नहीं मानता कि सही है या गलत है, बट हाँ ठीक है, इसको मान लेते हैं 10% है। बट गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस रेशो पता है कितना है? 0.0001% है। 0.0001% है।
तो अब मुझे ऐसी जॉब की तैयारी करना चाहिए जिसके रिजल्ट के आने के पते नहीं है। अभी तो यही हो रहा है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, सब कुछ हो चुका है, जॉइनिंग ही नहीं लग रही है, जॉइनिंग लगने के बाद भी हालत खराब। या फिर ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है। अब इन द सेंस हम आइदर और में भागते हैं, ये कर लें या ये कर लें, इसमें हम भागते रहते हैं। मैंने बिजनेस जॉब की एक कंडीशन बताई, सबके दिमाग में आया कि बिजनेस करना चाहिए। लेकिन आपको मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ जिसमें बिजनेस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इफ यू स्टार्ट टुडे। अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे खतरनाक चीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप मार्केट में घूमने जाएंगे तो कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है उस चीज का जिस चीज में जिस चीज को आप बेच रहे हैं उस चीज को, और उसका कोई कस्टमर नहीं है। था 2-3 साल पहले था, अब वो आ ही नहीं रहा। बहुत सारे रीजन है, या वो मार्केट में आने से डर रहा हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन वो ऑनलाइन खरीद रहा हो। तीसरा रीजन उसके पास परचेसिंग पावर ना हो। परचेसिंग पावर पहले थी, अब नहीं हो। इसको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाना चाहूंगा बिकॉज ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मैं सबसे पहले आपको ये समझा रहा हूँ कि भीड़ वाले रास्ते कौन से हैं, फिर मैं इस बारे में आऊंगा कि खाली रास्ते कौन से हैं। जब तक इस धरती पर इंसान है, इंसान के लिए काम है, तो उस काम को हमको जानना है कि वो काम है क्या एक्चुअली। क्या वो काम है जो 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था? क्या वो काम है जो अभी कंपटीशन में है और आगे का बिल्कुल भी पता नहीं है? या फिर वो काम है जो आप मैंने स्टोरी आपको पहले इसलिए बताई थी ताकि आप उस पॉइंट को याद रखें। वो काम करो जिसमें अभी लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जिस काम की समझ नहीं है वो काम करो। या हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना हो, ऐसे भी बहुत सारे काम आ चुके हैं, उनको किया जाए। तो मैंने क्यों बोला कि बिजनेस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग? मेरा एक बिजनेस फैमिली है, जो मेरे मामा मौसा जी का है परिवार, बिजनेस फैमिली है। और उनके यहाँ हर साल में जाता हूँ, 1-2 महीने के लिए जाता हूँ। अब उनकी कंडीशन क्या है? वो बेचारे हैं, इन द सेंस उनके पास स्टॉक रखा हुआ है, पैसे फंसे हुए हैं, कस्टमर नहीं है। ये इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। बहुत सारे लोग इसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन अब अब आप सोचो कि जिसकी दुकान 20 साल पहले की है उसकी ये हालत है, तो अगर कोई इंसान आज की डेट में ये सारे काम जो ट्रेडिशनली किए जाते हैं, जिसकी समझ सबको है, वो स्टार्ट करे तो उसकी क्या हालत होगी। इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मैंने 2-2 साल करके, बहुत 2-2 महीने करके बहुत सारे टाइम स्पेंड किया है। मुझे बहुत सारी कमियां नजर आई। कमियां बोले या फिर अम, अ, उसके हम ड्रॉबैक बोले, या फिर उसके जो खतरे हैं वो बोले। पहला, इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। दूसरा, आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते उस चीज को। तीसरा, कंपटीशन आप नहीं रोक सकते। आज से 20 साल पहले बर्तन की कितनी दुकान थी? 1-2। आज हर गली में 2 दुकानें हैं। कपड़े की कितनी दुकान थी? 1-2, लेकिन आज हर गली में 2-3 दुकानें हैं। पूरा मार्केट भरा पड़ा है। ठीक है, कंपटीशन आप कैसे रोकेंगे? हमारे यहाँ आरसीएम में एक पॉलिसी, मैं आपको आरसीएम का भी बताते चलूंगा। हमारे यहाँ पॉलिसी है कि अगर कोई डिपो या पीयूसी खोलता है तो उसको 3.5 किलोमीटर तक कोई कंपटीशन मिलेगा ही नहीं। कोई कोई ये राइट नहीं है कि वो दुकान खोल रहे हैं, तो सीधा कंपटीशन खत्म। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पर सब एक दूसरे की ग्रोथ में ही काम करते हैं, या होता है। और वहीं पर अगर हम इस चीज को देखें कि मैं एकदम डीप में जाकर के उनकी प्रॉब्लम समझ पाता हूँ। वो एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मुझे इंसाइट आती है, बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर जो 20 साल पहले के नौकर थे, मतलब जो वर्कर काम करते थे, वो अपने मालिक की डांट सुन लेते थे, कभी कभी मार भी खाते थे,
चलता था पहले, वो करते थे, वो सहन कर लेते थे। इसका सीधा सीधा रीजन क्या था? उस टाइम पर गवर्नमेंट इतना फ्री नहीं दे रही थी जितना आज दे रही है। हर चीज फ्री है, ऑलमोस्ट हर चीज फ्री है। तो इतना मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट आज रिचार्ज और 2 जोड़ी कपड़े देने लग जाए, तो जितने वर्कर आज काम कर रहे हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। और आज की डेट में आप वर्कर को कुछ भी नहीं बोल सकते, वो आपके बराबर का है, वो आपसे भी बड़ा है क्योंकि आपका काम उसी से चल रहा है। तो इससे बुरी हालत नहीं हो सकती एक मालिक की जिसने सब कुछ तामझाम किया और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, या फिर उसको अपने ही वर्कर से डरना पड़ रहा है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, जो अभी इन लोगों को समझ में भी नहीं आ रही, हाँ, हो सकता है समझ में आ रही हो, लेकिन समझ में आने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा राक्षस इनके ऊपर घूम रहा है। वो राक्षस क्या है? वो राक्षस क्या है, कोई कमेंट में बताए। कमेंट करके बता सकते हैं वो राक्षस कौन सा है जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो बहुत जल्दी खंडवा में आने वाला है और सभी जगह आने वाला है, या ऑलमोस्ट आ चुका है। ई कॉमर्स स्टोर, amazon फ्लिपकार्ट। amazon फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, आने वाला टाइम इतना खराब आने वाला है कि आपकी सेलिंग ही नहीं होगी। कभी आपने सोचा है कि आप फ्लिपकार्ट या amazon पे कुछ लेने गए हो और परचेज नहीं किया हो, खरीदा ना हो, फिर आपको उसकी ऐड आती है, और वो ऐड तब तक आती है जब तक आप उसको खरीद ना लो। उसके ऐड हर जगह आएगी, आप फेसबुक पे जाओगे फेसबुक पे आएगी, इंस्टा पे जाओगे इंस्टा पे आएगी, गूगल पे आएगी, सब जगह आएगी। और तब तक आती रहेगी जब तक आप उसको खरीद नहीं लेते। ये आप समझ रहे हो कि यहाँ पर से इसलिए कंपनी, हमारी कंपनी ने क्या स्टार्ट किया? डिस्प्ले वॉल, 10,000 रुपए की दुकान। इसके लिए आपको कोई रेंट नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई वर्कर नहीं चाहिए, कोई अप डाउन शटर नहीं चाहिए। कभी भी उसको बस डिस्प्ले करना है और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बिहेवियर होता है, एक साइकोलॉजी होती है आज की डेट में। एक एक बच्चे को आप देखोगे तो उसको हर चीज जल्दी चाहिए। अब इमेजिन करते हैं ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो मांग रहा है मोबाइल। मोबाइल लेने से पहले क्या होता है? आदमी सर्च करता है, वो फंस गया। अब उसको हर जगह वही ऐड आएगी, तो अब वो मार्केट नहीं जाएगा 4 किलोमीटर दूर। मोबाइल की जगह हर चीज फिट कर दो क्योंकि हर चीज आरसीएम में आने वाली है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब वो जाएगा नहीं 4 किलोमीटर दूर बार्गेनिंग करने या भाव ताव करने। इंस्टा इंस्टेंट काम है, गूगल पे जाओ, amazon टाइप करो, डिस्काउंट दिख जाएगा, ऑर्डर प्लेस करो, घर पे आ जाएगा। इतना फास्ट कौन जाएगा मार्केट? और कोविड की वजह से ये जो काम 2030 में होने वाला था, अब 2025 तक खत्म हो जाएगा। अब नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, लेकिन 2025 तक ये चीजें खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन स्टोर का क्या काम रह जाएगा? ऑफलाइन स्टोर का क्या काम रह जाएगा? ऑनलाइन स्टोर इतना बढ़ जाएगा। एक चीज और नोटिस की थी मैंने, मैं जाते रहता हूँ दिवाली पे भी धनतेरस पे भी, तो बर्तन की दुकान है उनकी। बर्तन में आपको पता ही है कि धनतेरस में नया सामान लेते हैं। तो उसमें 3-4 साल में मैंने ऐसी चीज नोटिस करी है कि इंसान निकलता है धनतेरस के दिन और एक दीपक लेने आ जाता है, बोले 30 रुपए का दीपक दे दो। अब आपको लग रहा हो कि ये दीपक क्यों लेना है? इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। उसको चाहिए तो डिनर सेट था, लेकिन वो डिनर सेट amazon से आ गया। उसने amazon से डिनर सेट ऑलरेडी खरीद लिया है। वो तो शगुन के लिए 30 रुपए का दीपक लेने आया है। वो उसने ऑलरेडी परचेजिंग करके रखी है। दिवाली की तैयारियां हो चुकी है ऑनलाइन। अब क्या बचा है? अब शगुन बचा है। ये इतना बड़ा काम है। आने वाली टाइम में व्यापारियों का काम खत्म।
आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कब तक रोकोगे? ये ग्लोबल गांव बन चुका है, पूरा विश्व ग्लोबल गांव बन चुका है। आप किसी कंपनी को भारत में आने से नहीं रोक सकते, आप किसी को भी नहीं रोक सकते। तो बिजनेस की ये हालत है, जॉब की ये हालत है, तो क्या करें? ये हुए भरे हुए रास्ते, जिसको आज सब समझते हैं, लेकिन उनमें जाना खतरे से खाली नहीं। एक स्टूडेंट क्या करे? अपनी पूरी जवानी इसी सब चीजों में निकाल दे? या इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, वो बस डिप्रेशन में ही अपने पूरा जीवन निकाल दे? क्योंकि आने वाला टाइम इन जॉब ट्रेडिशनल बिजनेस का नहीं है। यू कांट अफोर्ड टू इन्वेस्ट 20 लाख विदाउट एनी गारंटी। आज से 20 साल पहले खोलते, चल जाती, क्योंकि उस टाइम पे गूगल नहीं था, आज गूगल है। हमारी कंपनी ने 10,000 का इसलिए काम किया है, आप सभी को 10,000 की दुकान खोलनी ही चाहिए, क्योंकि इस 10,000 की दुकान से आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से ज्यादा तेज डिलीवरी दे पाएंगे। अगर वो आधे घंटे में डिलीवरी दे रहे हैं, तो अगर 10,000 की दुकान हमने अपने नेटवर्क में खुलवा दी, तो हम 15 मिनट में डिलीवरी दे देंगे। डिलीवरी क्या दे देंगे? 10 दिन बाद उसी के घर में दुकान खुलेगी 10,000 की। अमेजोन फ्लिपकार्ट का कंपटीशन आरसीएम से है, और आरसीएम इसमें जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट को तो डिलीवरी बॉय चाहिए। जब हम कस्टमर को ही डीलरशिप दे रहे हैं, तो डिलीवरी बॉय की क्या जरूरत है? अगर हम डीलरशिप ही कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर को ही एम्पावर कर रहे हैं, कस्टमर को ही जागरूक बना रहे हैं, हमारा काम यही है। और पूरा ऑनलाइन सिस्टम रेडी है। खाली रास्ते मतलब ये हो गए भरे रास्ते, अब हम आते हैं खाली रास्ते। नोटिस किया है कि लोग घूमने वाले भी थे, होटल्स भी थी, बीच में कौन आ गया? ओयो। ओयो आ गया, उसने दोनों को मिलाया, बीच में प्रॉफिट कमाया। गाड़ियां भी थी, लोग जाने वाले आने वाले भी थे, बीच में कौन आया? ओला उबर आया, प्रॉफिट कमाया। पढ़ने वाले भी थे, टीचर्स भी थे, दोनों को मिलाया, अन अकेडमी आया, प्रॉफिट कमाया। लोग बात करने वाले भी थे, बात सुनने वाले भी थे, साथ आए, यूट्यूब बनाया, फेसबुक बनाया, पैसा कमाया। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो अप्रोच बोलते हैं, इसको थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं। खाली रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी अप्रोच। क्या हम आरसीएम में भी यही नहीं कर रहे? कस्टमर भी है, प्रोडक्ट्स भी है, बीच में हम आए, पैसा कमाया। अब डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है। और नेटवर्क से लोग डरते हैं, और नेटवर्क से सभी डरते हैं। मतलब हम आरसीएम के इन्वायरमेंट में आके शेर बन गए हैं। बट अगर आप किसी को भी बोलेंगे यार बंदे जोड़ने का काम है, वो डरता है, वो करने ही नहीं चाहता। इसका इसका रीजन है, क्योंकि इसका एक हर चीज का है ना, एक पीछे की हिस्ट्री होती है। वो हिस्ट्री क्या है? पहले भारत था पूरा देश, फिर अंग्रेजों ने आया, उसको तोड़ दिया। फिर हमने हमने आजाद किए, तो फिर हमने तोड़ दिए। फिर हमने तोड़ते 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 छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए, फिर उसमें जिले बना दिए। तो जो तोड़ने की हिस्ट्री हमारे अंदर आई है, उसकी वजह से हमको जोड़ने से डर लगता है। तो ये जो समझ गया, वो अगला अमीर है, अगला अच्छी लाइफस्टाइल को जीने वाला है, अच्छे पैसे कमाने वाला है, अच्छी तरीके से सोच रखने वाला है, और अपने देश को, अपने आप को आगे बढ़ाने वाला है। अगर आप ये माइंडसेट ले करके आरसीएम करते नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, इस माइंडसेट को कमा के अगर आप दूसरी जगह भी पर भी जा करके यही काम करते, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट आपको मिलेगा कहाँ से? इस माइंडसेट को मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास है, आरसीएम के इन्वायरमेंट में है। बाकी हर जगह आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि कैसे उससे पैसे लेके आने हैं। लेकिन आरसीएम में ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट देके आने हैं,
जब तक आप प्रोडक्ट देंगे तो अपने आप वो पैसा देगा, और जब तक वो प्रोडक्ट लेगा उसको अच्छे लगेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम 2 रुपए की चीज़ के 2000 रुपए ले रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ ऐसा है कि 2000 रुपए का सामान है, तो वो हम उसको 1500 में दे रहे हैं और 100 रुपए और उसके अकाउंट में दे रहे हैं, तो वो तो खुश हो जाएगा। ऐसी डील आपको कभी नहीं मिलने वाली कि अगर आप बीच में थर्ड पार्टी बनते हैं, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको ये समझना होगा कि अगर मैं थर्ड पार्टी यहाँ बनता हूँ, तो लेने वाले लोग भी बहुत हैं और कंपनी प्रोडक्ट भी बहुत बना रही है। 550 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 150 से ज़्यादा डिपो है, 10,000 12,000 से ज़्यादा पीयूसी है, और अभी 1 करोड़ का डिस्प्ले वाल का नेटवर्क बनाने की प्रोग्रामिंग है। तो इन द सेंस सब कुछ रेडी है, बस डांस करना है। और यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझना है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या हम तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर हम छोटे-छोटे रास्ते, छोटे-छोटे माइलस्टोन लेते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं? अगर ये चीज़ आप समझ गए तो ये कमाल कर देगा। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे-जैसे हमारा टाइम गुज़रते जाता है, हम अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं, हमारा सब्र खो देते हैं। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आम पकने वाला था और आपने आम तोड़ लिया। अगर आप थोड़ा और टाइम देंगे, जो भी आपका टाइम है, उसको थोड़ा और देंगे, विदाउट क्विटिंग यू आर लिविंग, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा मिलने की तैयारी है। अभी टाइम खराब चल रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता, टाइम इज़ टेम्परेरी। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से कोई भी नहीं कर पा रहा। लेकिन जो टिका हुआ है, वो आगे जा कर के इसी का फ़ायदा लेगा। आगे जाके हमको भी तो ये बताने को आसानी रहेगी ना कि जब कोविड आया था, तब आपकी शॉप बंद थी लेकिन हमारा बिज़नेस हो रहा था। जब आपकी जॉब खतरे में थी, तब हमारा बिज़नेस हो रहा था। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब नई चीज़ आ रही है, 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको ये बताया अमेज़न, फ्लिपकार्ट का और बच्चे की साइकोलॉजी का। ये मत समझो कि वो छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं और कुछ काम ही नहीं कर रही। ये आपके दिमाग से खेल रही है, एक छोटे से बच्चे के दिमाग से खेल रही है, ये बच्चा आगे जाके एक कंज़्यूमर बनने वाला है, और इसको हम कैसे टैकल करें फिर? इस चीज़ में हमको और दिमाग लगाना है कि हम किस तरीके से अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इस तरीके से रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं अच्छे, तो दूसरे तरीके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन करना यही है क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमको कस्टमर नहीं बनाने, कस्टमर ऑलरेडी है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमको बस थर्ड पार्टी बन करके बीच में डील फाइनल करवानी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स होती है किसी भी इंसान की। अमीर हो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबकी है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़े पे तो ऑलरेडी हमारा कंपनी काम कर रहा है। कपड़े की अच्छी खासी रेंज हमारे पास है। रोटी यानी कि एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन है, और खाना अच्छा पैदा हो इसलिए हरी संजीवनी भी है। और अगर किसी को चटपटा खाने का मन कर रहा है तो गुड डॉट भी है, और ज़्यादा चटपटा खाने का मन कर रहा है तो स्वेच्छा ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हम क्या करें? हमको बस एक ही काम करना है कि इस चीज़ को जितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, किसी भी दूसरे काम को स्टार्ट करने से पहले बस यही सोचना है कि क्या ये काम 10 साल बाद मैटर करेगा? क्या ये 10 साल बाद भी चलेगा? 2 बड़े-बड़े टर्म्स हैं जिसको मैं आज सिंपल करने वाला हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। बहुत सारी न्यूज़ेज़ आती है, वो न्यूज़ की कटिंग्स मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि इससे क्या होता है कि डर बन जाता है, और यहाँ पर मेरा काम डर बनाना नहीं है, डर से आज़ाद कराना है। लेकिन इस चीज़ को अगर हम समझें
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि एक ह्यूमन है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है, लेकिन उसी के दिमाग से खेलने के लिए एक और इंटेलिजेंस है जो काम कर रही है। एक बार इंसान इमोशनल फूल बन जाता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी फूल नहीं बनती है, कभी भी बेवकूफ नहीं बनती है, वो हमेशा अपना काम सही करती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? जो काम 10,000 लोग करते थे, वो एक सिस्टम आने की वजह से 10 लोग कर पा रहे हैं। ये मशीन लर्निंग है। बहुत सारी न्यूज़ेज़ आती है कि ड्राइवरलेस कार्स आ गई, बैंक में कैशियर नहीं है, और जितने भी रिपिटेटिव काम हैं, जिसमें हमको एक ही एक्टिविटी बार-बार करनी होती है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। एटीएम वेंडिंग मशीन आ गई है, कैश वेंडिंग मशीन आ गई है, और काफ़ी चीज़ें नई-नई आते ही जा रही है, रोक नहीं पा रहे हैं कोई भी। लेकिन जॉब भी उतनी ही तेज़ी से जाते जा रही है, क्योंकि एक पॉपुलेशन, और दूसरा जो मशीन काम कर रही है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो आपसे बीमार भी नहीं होती, वो आपसे छुट्टी भी नहीं माँगती। तो डायरेक्ट मशीन में इन्वेस्ट की करते जा रहे हैं कंपनीज़, और धीरे-धीरे करके सारी जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंसान है, पॉपुलेशन है, यूथ है, सब कुछ है, तो अब रास्ता क्या है? कुछ ऐसे स्किल्स है, कुछ ऐसे इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं कर पाएगी। यानी कि कुछ भी नहीं कर पाएगी तो नहीं बोल सकता, लेकिन 50 साल तक उस इंडस्ट्री को खतरा नहीं है। 50 साल बाद की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बट अगर हम 50 साल तक भी समझे, तो हम इतना कमा जाएँगे कि आने वाले 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, मशीन लर्निंग प्रूफ है। आर्मी से लोगों को निकाला जा रहा है, क्यों? आर्मी में भर्ती नहीं की जा रही, क्यों? क्योंकि उस जगह पर अब रोबोट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे इंसान की जो कमी होती है, एक इंसान के जाने का जो नुकसान होता है, वो कम होगा। इसको कोई भी नहीं रोक पा रहा। जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। वो आनी ही आनी है। तो अब उस चीज़ में कॉम्पिटिशन करके मतलब क्या है? वहीं पर मैं आपको एक इंडस्ट्री बताऊँगा और एक काम बताऊँगा जिसमें कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि जिस खेल को मैं आज बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस खेल के खिलाड़ी हो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल एंड यू विल बी टेंशन फ्री अबाउट मेकिंग मनी। कमाने के लिए आप टेंशन लोगे ही नहीं, क्योंकि इतना काम है उसमें, क्योंकि काम कभी कमी नहीं होगा। और उसकी स्लाइड मैंने यहाँ पर दी हुई है। लीडरशिप, लीडरशिप के ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये तरीके होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ से? ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी क्या? वो कौन-सी जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं? कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ूँगा। टीम वर्क, मोटिवेशन, कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन जो हम आज कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन, पावर, पावर यहाँ पर मेंटल पावर, जिसको हम बोलते हैं कि हार ना मानने वाला कमिटमेंट, ऐसा कमिटमेंट जो रिजेक्शन के डर से हमको आज़ाद करवाता है। सपोर्ट, जैसे मैंने बिज़नेस में बताया था आपको कि एक इंसान जो अभी डिप्रेशन में है, जिसकी दुकान सही नहीं चल रही है, वो बाजू वाली दुकान को ये जाके ये नहीं बता सकता कि मैं डिप्रेशन में हूँ, वो खुश हो जाएगा। यानी कि आप अपने दुःख को, अपने सुख को, अपनी टीम वर्क को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्लानिंग को, जो आज हम कर रहे हैं वो क्या है? प्लानिंग है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन वो जो दुकान के अंदर बैठा हुआ है ना, वो बाजू वाले को अपनी प्लानिंग नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसका कॉम्पिटिटर है। एक टीचर दूसरे टीचर को अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता, क्योंकि वो खतरे में रहेगा कि ये मेरी जगह आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ? एक जगह पर, और अगर आप ये सीख जाते हैं, तो किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, you will be recession proof and you will always have work to do.
हमेशा आपके पास काम रहेगा, आप पैसा कमाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसका सिर्फ़ एक ही रास्ता है, आप सभी को पता है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप उसी काम में लगे हुए हो, जिसको हम बोल रहे हैं एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और उसी में स्पेशली आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये एक ऐसा काम है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। साथ में इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपको काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करने को मिलता है। आप उनको प्रैक्टिकल करके कमा सकते हैं। तो सीखने का भी तरीका और कमाने का भी ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ़ आरसीएम आपको देता है और कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की गारंटी मैं लेता ही नहीं। मैं सिर्फ़ एक गारंटी लेता हूँ, एक ही प्रोडक्ट की गारंटी लेता हूँ, जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ और इसी कॉन्फिडेंस से मैं लोगों को बता देता हूँ और बिना प्लान दिखाए जॉइन करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, क्या इनमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज़ हो सकती है क्या? कोई ऐसी चिप है जिससे कि मेंटल पावर बढ़ जाए? ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए? रोबोट पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें एक चिप होती है, उस चिप से सारे काम कर देता है। जान पाता शुरुआत की पिक्चर में। तो हमको लोगों के इमोशंस को पहचान किसी के घर गए तो उसका क्या मूड है? अगर सॉरी सर इंटरनेट चल रहा है सर दिख रहा है? चल रहा है सर, बिल्कुल कंटिन्यू। डिस्कनेक्ट हुआ है, बाकी कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं। ओके। उस पिक्चर में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो रोबोट सारे काम कर देता था बट उस लड़की के इमोशंस को वो नहीं पहचान पा रहा था। तो हमको भी तो यही करना है। हम भी तो जब किसी के घर में आते तो पहले उसका मूड देखते हैं कि भाई मूड अच्छा है तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये रोबोट कैसे करेगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करेगी? ये मशीन लर्निंग कैसे करेगी? तो इसमें कितना कमाया जा सकता है? आगे जाकर के आप देखोगे अगर किसी कोई डिप्रेशन है, आप किसी का कंसल्टेंट बन जाते हैं। आप यही काम करते आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप कंसल्टेंसी का काम करने चालू हो जाते हैं या काउंसलर बन जाते हैं। तो ये काम आपका कोई रोक नहीं सकता। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आप सीखे कहाँ से? आरसीएम से सीखे। तो ये जो सीखने का जो जज़्बा है, ये जो सीखने का तरीका है और सीखने का जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये अनमोल है और इसको आप आरसीएम में इस्तेमाल करो ना। 550 प्रोडक्ट है हमारे पास। 2-2 हज़ार की जॉइनिंग बिज़नेस होता है, टिंकरिंग होता है, डुप्लीकेशन होता है। मैं यहाँ पर बीज डालने की बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जब बीज बड़ा होगा, तो वो फल कितने देगा। बैठ जाऊँ तो ये मेरा वेबिनार बहुत छोटा पड़ जाए। मैं सिर्फ़ बीज डालने की बात कर रहा हूँ, जॉइनिंग करने की बात कर रहा हूँ, सीखने की बात कर रहा हूँ। अगर आप सीख रहे हैं तो आपका बीज अंदर तक जा रहा है। सीखने की बात मतलब आप बीज को डाल दिए तो सूखने नहीं दिए। बहुत सारे लोग हैं आज इस मीटिंग में नहीं आए, क्यों नहीं आए? इससे क्या नुकसान होता है? उसके उनके अंदर जो आपने जॉइनिंग का बीज डाला था, अब उस पे खाद नहीं डल रही, अब उस पे पानी नहीं डल रहा, तो वो बीज अंदर ही अंदर जाके पौधा नहीं बन पाएगा ना, इसलिए तो ये ट्रेनिंग रखी हुई है। अगर हम ट्रेनिंग में लगातार आते हैं 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पर हमको उस बीज को पालन-पोषण करने के लिए खाद बीज मिलता है और इसी को अगर आप करते रहते हैं तो एक बड़ा ही अच्छा इंस्पिरेशनल स्पीकर है, उन्होंने ये कहा कि एमएलएम जो होता है ना, वो आम के पेड़ लगाने जैसा है। आप 4-5 साल आम के पेड़ को ज़मीन से ऊपर तक नहीं देखोगे, लेकिन 6वें साल, 7वें साल तक आप इतना बड़ा आम का पेड़ देखोगे कि आपकी पूरी जनता, आपका पूरा परिवार, मोहल्ला सब के सब आम खाएँगे। साउथ में क्या होता है कि आम के किसान एक महत्वपूर्ण काम करते हैं कि उनको क्या होता है कि कुछ टाइम तक आम का पेड़ आ जाता है, तो वो उस आम के पेड़ को काट देते हैं। क्यों काटते हैं? उनकी साइकोलॉजी क्या है कि जिस पेड़ में जल्दी से फल आ गए, वो पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो आरसीएम शुरुआत में 45% दे सकता है,
किसी को भी दे सकता है, लेकिन अगर वो जल्दी दे दिए तो हो सकता है कि उसमें वो जो डेवलपमेंट की जर्नी है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए अंदर से पर्सनालिटी का, जिस तरीके से सोचने की प्रकृति बदलनी चाहिए, वो चीज नहीं होगी। तो हमको 45% तक मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम आम के पेड़ बन चुके होंगे, जहाँ पर हमारे पास पैसा भी होगा, साथ में हमारे पास ऐसा माइंडसेट भी होगा कि हम उस पैसे को संभाल पाए। ये सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, आरसीएम में। इसलिए इस ट्रेनिंग को डिजिटली किया जा रहा है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा योगेश मालाकार सर को और सारी टीम को, जो इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है और हमको सपोर्ट भी कर रही है, और सभी जिसके अंदर ज्वाइनिंग का बीज डल गया है और उनको खाद पानी देने का काम कर रही है। एंड थैंक यू योगेश मालाकार सर। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। मैं आपको खाली रास्ता बता रहा था, तो उस खाली रास्ते का पहला रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें हम स्पेशली आरसीएम बिजनेस की बात करेंगे। ये दो पिक्चर्स आपको दिख रही होगी। यहाँ पर एक इंसान गाय में से डायरेक्ट दूध निकाल रहा है और दूसरा पैकेज्ड फूड है, जो पशु से लेकर इंसान तक के लिए जानलेवा है। ये फसाई ने बोला है, फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे हमको क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है कि जितने बीच में मिडिल मैन होंगे, उतना प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होती जाएगी। ये आपको स्लाइड में आपको दे दूंगा। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो किसान है, वो गाय से डायरेक्ट दूध ले रहा है। तो क्या हम ये डिस्ट्रीब्यूटर बन करके यही काम नहीं कर रहे? क्या गाय मिलावट करती है? नहीं करती। क्या गाय मिलावट नहीं करती? तो गाय में मिलावट नहीं है, यानी कि गाय शुद्ध ही देती, कंपनी कोई सी भी हो शुद्ध ही देती, लेकिन बीच में जो मिडिल मैन आते हैं, उनका कुछ लालच होता है, उसकी वजह से वो पानी मिलाते जाते हैं। यानी कि दूध निकला था गाय से, हमारे पास आ गया पानी। दूध की क्वांटिटी कम होती जा रही थी, पानी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लाइन बड़ी हो गई। हम यहाँ पर डायरेक्ट सेल करते हैं। डायरेक्ट सेल इन द सेंस कंपनी से लिया, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, कंपनी से अब डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्ट संबंध स्थापित हो गया। हम यही तो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम गारंटी भी देते हैं, 30 days मनी बैक गारंटी, और साथ में हम पक्का बिल भी देते हैं। क्यों देते हैं? गाय से दूध दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, और इस चीज को हम समझ लें, दिमाग में रख लें कि अगर हम पैकेज्ड फूड ना लेकर के गाय से डायरेक्ट दूध ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छा ही है। पैसा कमाए नहीं कमाए वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले हमारी हेल्थ है, इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट अभी है नहीं। तो बस हमको डायरेक्ट सेलिंग का इतना दिमाग में रखना है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ये जो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, इसमें हम सबका एंड टू एंड फायदा ही है। ये इसको बोलते हैं जीरो लॉस ओनली प्रॉफिट बिजनेस। यहाँ पर आप आंखें बंद करके सोचेंगे तो भी आपको कोई डिसएडवांटेज या फिर लॉस नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो हमको करना क्या है, ये सिंपल सी स्लाइड है कि यहाँ पर हमको स्वदेशी अपनाना है। हमको वही चीज अपनाना है जो हमारे देश में बनी हो, वही चीज बना अपनाना है जिसमें हमारे देश का एक नौजवान काम कर रहा हो, हमारे देश का किसान काम कर रहा हो, सबको काम मिल रहा हो। बस वही करना है, स्वदेशी अपनाएंगे, अपना देश भी बचाएंगे और अपने आप को महंगाई के, मिलावट के जहर से भी बचाएंगे। नेक्स्ट जो है, ये कंपनी का एक पीयूसी का फोटो है। इसमें अगर आप देखें तो आपका भविष्य बहुत लंबा नजर आ रहा है। ये जो फोटो है ये आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप अपने अपने फ्यूचर को आप विजुअलाइज करें। आप देखें कि ये जो वॉल है जो खत्म नहीं हो रही, ये आपका अर्निंग है जो खत्म नहीं होगा, आता ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ जो मैंने फर्स्ट मीटिंग में बोला था कि मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आपको प्ले करूंगा जो मैंने खुद बनाई है। तो दिख रहा है ना वीडियो? यस सर, दिख रहा है। म्यूजिक शायद नहीं आएगी इसमें।
जी सर। म्यूजिक नहीं आ रही है, आवाज है क्या उसमें, वो नहीं आ रही है? आवाज नहीं है सर, वो म्यूजिक लगा हुआ है पीछे, ओके ओके। तो आवाज नहीं आ रही है। तो कैसे आएगी आवाज सर? सर आप अभी आ रही है? सर कोई स्पीकर है क्या आपके पास? स्पीकर कंप्यूटर में ही है, यहाँ पर अभी नहीं है। चलिए तो सर आप एक काम करिए, शेयर में जाके एक ऑप्शन है, इसको आप थोड़ा चेक करिए, उसमें एक ऑप्शन आएगा। पहले आपको ये शेयरिंग हटाना पड़ेगी सर, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो ओके, कोई दिक्कत सर, वीडियो आप चला दीजिए, हम देख लेते हैं, बाकी फिर जी 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 सर, जी जी। डन सर। यस सर, कंटिन्यू। सर दिस ये जो वीडियो है, इसमें आपने अच्छे से देखा होगा कि एक कस्टमर के साथ क्या हो रहा है मार्केट में। एक कस्टमर जो 100 रुपए देता है, उसको 50 का ही सामान मिलता है और बाकी 50 रुपए पता नहीं कहाँ जाते हैं। वो सेलिब्रिटी को देख करके सामान ले रहा है, लेकिन वो सेलिब्रिटी उस सामान को यूज ही नहीं करता। तो क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करें जिसको हम खुद यूज करते हैं, उसी का सेलिब्रिटी हम हैं। और उसी कन्विक्शन के साथ, उसी कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के साथ हम किसी को बताएं कि इसको मैं खुद यूज करता हूँ, और जिसको हम यूज करते हैं उसी को मैं प्रमोट करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता हूँ। एंड दिस वीडियो हैज चेंज्ड माय लाइफ। इसको सीखने के लिए मैंने इसको सीखा कैसे, इस एनिमेशन को मैंने सीखा कैसे? अगर आरसीएम में नहीं आता तो मेरे जीवन में ये नहीं आता। ऐसी 10 चीजें ऐसी है जो अगर आरसीएम में नहीं आता तो मेरे जीवन में नहीं आती। तो आगे जाकर के हमको ये समझ में आता है कि यार जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और हमको बस इसी बात को ध्यान में रखना है। कोई नेगेटिविटी नहीं लाना है दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर नेगेटिविटी आती है तो जरूर आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे अंदर सही उम्मीद जागृत होना चाहिए। सही उम्मीद क्या है कि हम आम का पेड़ लगा रहे हैं। सबसे पहले तो ये सोच लें कि हम आम का पेड़ लगा रहे हैं, हम कोई खेती नहीं कर रहे हैं जो 4 महीने में खत्म हो जाएगी। ये नॉर्मल जॉब बिजनेस में होता है, जब आप दिन में काम करते हैं तो आपको महीने के एंड में या फिर दिन के एंड में पैसे मिलता है। इसमें 3-4 साल तक हो सकता है आपको बहुत कम मिले, या कम मिले, या बहुत ज्यादा मिले, बट उसके बाद जब आम का पेड़ बनता है तो सब के सब फायदे में होते हैं। और आपको ही उसका बीज डालना होगा, आपके लिए कोई दूसरा नहीं डालेगा, और आप डाल चुके हैं तो आप ही को उसको बड़ा करना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जब हम खेत बनाते हैं ना, तो उसमें क्या बनाते हैं, एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं, ताकि कोई दूसरा हमारा जो अनाज है वो ले ना जाए। लेकिन जब हम एक आम का पेड़ बनाते हैं तो कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनाते। तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है, आपका जो नॉलेज है, मेरा जो नॉलेज है, वो शेयर हो रहा है तो बिना बाउंड्री वॉल के हो रहा है। अगर हम बाउंड्री वॉल बना लेंगे तो वो आम का पेड़ शायद ही ग्रो हो,
कभी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए और आप उसके लिए बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। बाउंड्री वॉल नहीं बनाना है, सीधे-सीधे काम करना है और माइंडसेट बिल्कुल सही रखना है। इसी कोटेशन के साथ मैं आज की मीटिंग को यहीं पर विराम देता हूँ, यहीं पर पॉज़ करता हूँ। आने वाले टाइम में भी कुछ मीटिंग्स होगी और उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए शेयर करूँगा और इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट हो, वो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कोई फीडबैक, सजेशन हो, तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। बैक टू योगेश मालाकार सर। थैंक यू सर, आपने ये मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं एक और मीटिंग दे सकूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डीप में, बहुत गहराई के साथ में आपने अमन जी बहुत सारी नॉलेजेबल जानकारियां दी। आपने एक एक चीज को एक्सप्लेन करके अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से आपने भी प्रैक्टिकल सारी चीजें बताई। उसमें आपने ट्रेडिशनल मार्केट और वस्तु विनिमय जो सिस्टम चलता था वो सारा सिस्टम आपने बताया। उसके बाद आपने किस तरीके से मार्केट में क्या चीज 20 साल पहले काम कर रही थी, जो अभी काम कर रही, जो बाद में काम करेगी, वो सारी चीजें आपने बताई। साथ में आपने ये सब चीजें बताई कि अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में हम कहाँ जाएंगे। आपने सोच के दायरे का बताया, ट्रेडिशनल मार्केट का बताया, आरसीएम किस थीम पे जा रही है, जियो कैसे 2 साल में बहुत सारी कंपनियों को पीछे छोड़ के और 2 साल में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया। ऐसी सारी चीजों की जानकारी आपने बहुत गहराई के साथ में टेक्निकल तरीके से दी। आपका जो बोलने की जो कला है वो बिल्कुल व्यक्ति के अंदर तक समा जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आगे की प्रतिक्रिया के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ साथी कुछ है हमारे साथ में, तो दीपचंद माहेश्वरी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।